नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अतीक अशरफ मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अशरफ ने भी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी। दाखिल हलफनामे में हत्या की जताई थी आशंका। वारंट बी को निरस्त करने की मांग की गई थी अशरफ की तरफ से, और अशरफ ने पुलिस से बताया था जान का खतरा। प्रयागराज पुलिस से बताया था जान का खतरा, और 2 अधिकारियों के नाम लेकर जताई थी आशंका। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वारंट भी जिसके तहत पहुंची थी साबरमती जेल पुलिस, यूपी पुलिस, और उसको निरस्त करने की मांग रखी गई थी। अर्जी दायर की गई थी पहले से ही, और अपनी जान का खतरा बताया था उसने यूपी पुलिस ने। और देखिए आखिरकार ये बड़ा खुलासा हुआ है। प्रयागराज पुलिस से बताया था जान का खतरा। अशरफ ने दाखिल हलफनामे में हत्या की जताई थी आशंका। बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक और अशरफ के हत्याकांड से जुड़ी हुई ये उस हलफनामे की तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इंडिया वॉइस आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 अधिकारियों के नाम लेकर जताई थी आशंका। बड़ी जानकारी बता दें, अशरफ ने भी सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी उस समय, और अशरफ ने भी सीजेएम कोर्ट में जो अर्जी दाखिल की थी ये उसी अर्जी की तस्वीर है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंडिया वॉइस पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये जो आपको दिखा रहे हैं। अशरफ ने पहले से ही पुलिस से अपने आप को जान का खतरा बताया था, और देखिए 2 अधिकारियों के नाम की भी आशंका इसमें जताई गई थी। आखिरकार वही हुआ। अशरफ ने पहले से ही आशंका जाहिर कर दी थी, और वारंट बी को निरस्त करने की मांग भी अशरफ के द्वारा रखी गई थी। तो सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, और इस अर्जी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तीनों वो शूटर है, वो हत्यारे हैं, वो मर्डरर है जिनकी तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अशरफ ने पुलिस से बताया था जान का खतरा, और इससे पहले अशरफ का बयान भी निकल के सामने आया था कि एक अधिकारी द्वारा उनसे कहा गया है कि आप जेल के अंदर से 2 हफ्ते के बाद निकाले जाएंगे और उसके बाद आपको मार दिया जाएगा। जो बयान सोशल मीडिया पे चला था, इंडिया वॉइस ने आपको सुनवाया था। और देखिए आखिरकार वारंट बी को निरस्त करने की मांग जो है अशरफ ने दाखिल की थी। जारी जानकारी के साथ राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपको वो बयान याद होगा जब अशरफ ने दिया था कि उनकी तरफ से आशंका जताई जा रही थी कि एक अधिकारी ने उनसे कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर तुम निकाले जाओगे और तुम्हें मार दिया जाएगा। राहुल, तुम्हारी आ रही है, मेरी आ रही है? ठीक है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे राहुल को, लेकिन ये वही दाखिल हलफनामे में हत्या की आशंका जताई गई थी। अशरफ ने पुलिस से बताया था जान का खतरा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, अतीक और अशरफ के मर्डर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अशरफ ने पहले ही सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, और इस अर्जी की तस्वीर भी लगातार इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, अशरफ ने भी सीजेएम कोर्ट में दाखिल की थी अर्जी। राहुल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपको वो दिन याद होगा, वो बयान याद होगा अशरफ का जो कि इंडिया वॉइस ने भी सुनवाया था, और कहा गया था उसमें कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें निकाल के मार दिया जाएगा। हालांकि अशरफ ने उस अधिकारी का नाम नहीं लिया था। बिल्कुल स्वीटी, वो बयान हमने एक्सक्लूसिव चलाया भी था, और उस वक्त अशरफ ने साफ तौर पर कहा था कि मुझे एक अधिकारी के जरिए ये जानकारी मिली है कि मुझे पेशी पर लाते समय मारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उस बयान की हकीकत कह सकते हैं कि वो बयान हकीकत साबित हुआ है। सीजेएम कोर्ट में भी इस बात की एक याचिका अशरफ ने दायर की थी, और आशंका जताई थी कि उसकी हत्या हो सकती है। वो सीजेएम कोर्ट ने उस याचिका को हालांकि गंभीरता से नहीं लिया। अगर शायद ऐसा होता तो निश्चित तौर पर ये दोहरा हत्याकांड होने से बच सकता था। बहरहाल जो तस्वीर हम सीजेएम कोर्ट के आदेश की जो कॉपी आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि अशरफ को पहले से ही उम्मीद थी कि उसकी हत्या की जा सकती है, और मीडिया के सामने भी उसने शायद इसी वजह से, इसी मकसद से अपनी जान बचाने के लिए ही ये बयान दिया था। लेकिन अब क्योंकि डबल मर्डर हो चुका है, अशरफ और अतीक दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मामले की जांच के लिए 2 अलग अलग कमेटियां गठित की गई हैं। एक न्यायिक अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी अलग बनी है जिसका नेतृत्व पूर्व जिला जज कर रहे हैं। उसके अलावा एसआईटी की एक कमेटी अलग से बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है, और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी जो वारदात हुई है, पुलिस कस्टडी में जो घटना हुई है, वो हुई तो हुई कैसे।
स्वीटी। पहले कई सवाल खड़े हो रहे थे राहुल, अब इस अर्जी के बाद, इस लेटर के बाद और भी ज्यादा सवाल पुलिस प्रशासन पे खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है स्वीटी। हालांकि इस मामले में 17 पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है, जो अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि दो अलग अलग जांचें हो रही हैं। एक न्यायिक अधिकारी पूर्व जिला जज के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन हुआ है, जो इस मामले की अलग से जांच करेगी। उसके अलावा एक SIT गठित की गई है, जो अलग से जांच करेगी। साथ ही एक मजिस्ट्रियल जांच और इस मामले की होगी, जिसमें SDM स्तर का अधिकारी इस पूरी की पूरी घटना की न सिर्फ जांच करेगा, बल्कि जो लोग इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी देना चाहते हैं वो SDM को बयान दर्ज करा सकते हैं। स्वीटी जी बिल्कुल, तो देखिए कई सवाल भी खड़े हो रहे थे राहुल, लेकिन अगर बात की जाए तो जांच कितने दिन में शुरू होगी, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, क्या क्राइटेरिया है जांच की? स्वीटी देखिए, जैसा मैंने बताया कि दो जांच शुरू हो चुकी हैं। SIT की टीम का गठन हो चुका है, वो अलग अपने स्तर पर जांच कर रही है। इसके अलावा एक पूर्व जिला जज के नेतृत्व में अलग जांच कमेटी का गठन हुआ है, जो न्यायिक जांच इस पूरे मामले की करेगी। कानूनी और विभागीय जांच SIT का गठन है, वो कर रही है। उसके अलावा मजिस्ट्रियल जांच तीसरी होनी है, उसकी अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वो मजिस्ट्रियल जांच एक अलग से होगी। जो नियम भी है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाती है। उसमें जो भी लोग हों, इस केस से संबंधित कोई भी जानकारी देना चाहते हों, उनके गोपनीय तरीके से उनके बयान दर्ज किए मजिस्ट्रेट को करने होते हैं और उसकी रिपोर्ट फिर सीधे शासन को दी जाती है। स्वीटी जी बने रहिए राहुल हमारे साथ। शोएब रिजवी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करना चाहूंगे। शोएब देखिए, इस हत्याकांड के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक और बड़ा खुलासा यही हुआ है कि अर्जी दाखिल की गई थी अशरफ के द्वारा मरने से पहले CGM कोर्ट में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अर्जी दाखिल की गई थी। यही नहीं, शाइस्ता परवीन उमेश पाल की जो हत्याकांड है वो 24 तारीख को हुई थी। उसके 3 दिन बाद शाइस्ता परवीन ने भी एक पत्र जो है मुख्यमंत्री को भेजा था, और जिसमें भी उसी टाइप के आरोप लगाए थे जिस तरह का अर्जी में अशरफ ने लगाए थे। ये दोनों अर्जियों में लगभग शायद एक ही तारीख में दोनों जगहों पर अलग अलग अर्जी दी गई थी, और इसमें तमाम गंभीर आरोप लगाए गए थे। जो घटनाक्रम हो चुका है उसके बारे में पहले ही अंदेशा जताया गया था। हालांकि अब वो अंदेशा एक तरह से सच साबित हुआ है। जिस तरह से रिमांड पर लेकर के उनकी हत्या करने के आरोप लगाए गए थे उस अर्जी में लिखा गया था, और अब फिलहाल इस वक्त जिस तरह से वो अर्जी और वो पत्र जो पिछली 27 तारीख का है वो वायरल भी हो रहा है, लोगों में चर्चा का विषय भी है, और सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर इस तरह की अर्जी और गुहार लगाने के बाद भी कैसे चूक हुई और सुरक्षा में कहाँ कमी रह गई। जी देखिए शोएब, आपको नहीं लगता ये गुत्थी जो है और ज्यादा उलझती हुई नजर आ रही है? क्योंकि पहले ये जानकारी निकल के सामने आई थी, जो शूटर जिसमें से सनी है उसका कनेक्शन सुंदर भाटी की तरफ से बताया गया था, जिसकी रैकी भी की गई थी उस स्थान की जहां पे ये हत्या को अंजाम दिया गया। अब एक और नई पहलू निकल के सामने आ चुकी है अशरफ के लेटर की। बिल्कुल, अशरफ और शाइस्ता परवीन का भी लेटर सामने आया है, लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि इस पूरे मामले में एक हाई प्रोफाइल मामला है, तमाम तरह के एंगल्स है जो इस ओर इशारा कर रहे हैं, चाहे वो जमीन से जुड़े मामले रहे हों, राजनीतिक रसूख का मामला रहा हो, उसके अलावा क्राइम बैकग्राउंड रहा हो, जो असलहों का इस्तेमाल है और असलहे जिस तरह के इस्तेमाल हुए, इस तरह के तमाम बिंदु हैं। इसलिए अब तमाम एंगल पर पुलिस की निगाह होगी, जांच कर रही होगी, लेकिन सवाल जरूर गंभीर उठ रहे हैं चूंकि उनको पुलिस रिमांड में लिया गया था और उसके बाद इस तरह की घटना हुई, और इस बीच उससे पहले अतीक और अशरफ ने कई बार इस तरह के आरोप मीडिया के सामने भी लगाए थे, और न सिर्फ मीडिया के सामने लगाए थे बल्कि कोर्ट को पत्र भी लिख करके अशरफ ने अपनी तरफ से पत्र भेजा था, जिसमें उसने इन तमाम आशंकाओं को लिख कर भेजा था। वही शाइस्ता परवीन ने भी बाकायदा उमेश पाल की हत्या के बाद बताया था कि उमेश पाल की हत्या में बिल्कुल कई सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन पे बल्कि उन हत्यारों पे भी, उनके शूटर्स पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शोएब, और राहुल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पहले जिन 2 वजहों से यूपी बदनाम था, अब वो 2 बड़ी खामियां उनकी सरकार में दूर हो चुकी है। उन्होंने क्राइम कंट्रोल और यूपी की सड़कों के गड्ढों को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में
364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे, लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में लाया गया। अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में रखने और आज न्यायालय के सामने पेश करने के निर्देश दिए गए थे। एनआईए के एक मामले में उसे कोर्ट में पेश किया गया है। लॉरेंस को पंजाब की बठिंडा जेल से लाया गया है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के दौरान कोर्ट ने रजकोरी की रहने वाली जपना सिंह से 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले पर संज्ञान लिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी से चार्जशीट की कॉपी आरोपी को देने का आदेश दिया है। अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी। दरअसल जुलाई 2021 में सुकेश ने जपना को लैंडलाइन नंबर से कॉल की, खुद को लॉ सेक्रेटरी बताया। सुकेश पर तिहाड़ जेल में बंद जपना के पति मालविंदर सिंह की सुरक्षा का हवाला देकर और उनसे सहयोग करने की बात कर वसूली करने का आरोप है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नाबालिग गैंगों पीड़िता के घर में आग लगने की घटना में 2 बच्चे झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजन का आरोप है कि जमानत पर जेल से छूटे आरोपियों ने घर पर चढ़ाई कर मारपीट की और फिर आग लगाई। इस वजह से बच्चे झुलस गए हैं। पूरा मामला बताते चले कि उन्नाव के मोरवा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ पर एक नाबालिग लड़की गैंगरेप का शिकार हुई थी, जिसके चलते वो गर्भवती हो गई थी और 4 महीने पहले उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गांव के ही रहने वाले 3 युवकों को जेल भेज दिया है। परिजन का आरोप है कि जमानत पर छूटे 2 आरोपी इस मामले में समझौते का दबाव बना रहे थे और सोमवार को घर पर चढ़ाई कर आग लगा दी, जिसके चलते गैंगरेप पीड़िता का बच्चा और नाबालिग पीड़िता की बहन गंभीर रूप से झुलस गई है। तो उन्नाव का ये पूरा मामला है, जहां पे बता दें कि कई महीनों पहले एक गैंग रेप हुआ था। उसके बाद से वो नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई थी। उसने एक शिशु को जन्म दिया था और देखिए जैसे ही गैंग रेप के जो भी अपराधी थे वो बाहर आए जेल से, उन्होंने तुरंत जो नाबालिग लड़की है, पीड़िता है, उसके घर गए और उन्होंने आग लगा दी और इस आग में वो शिशु भी झुलस गया। इसके साथ पीड़िता की बहन भी झुलस गई है इस पूरे आग में। और इसी के साथ उन्नाव गैंगरेप पीड़िता एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई है। 4 माह का मासूम और बहनें झुलस गए हैं। निखिलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निखिलेश, क्या है पूरा ये मामला? किस तरीके से आरोपी दोबारा आए और आग लगाकर चले गए? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे निखिलेश को, लेकिन ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 4 महीने का मासूम और बहन झुलस गए हैं। बता दें नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ था। उसके बाद जब लड़की गर्भवती हो गई और जैसे ही आरोपी जेल से छूटे, तुरंत नाबालिग लड़की के घर पहुंचे और उन्होंने गैंगरेप पीड़िता के घर में आग लगा दी और इस आग में वो शिशु, वो 4 महीने का मासूम और उसकी बहन
पीड़िता की बहन जो है इसमें झुलस गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, आगे की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन सवाल तो यही बनता है कि आखिर ऐसा इलाके में हुआ तो कैसे हुआ। बता दें, इस तरीके की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मौके पर मौजूद है और दोनों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। ये तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। इलाज अस्पताल में चल रहा है। आग से झुलस गए हैं 4 महीने की बच्ची और पीड़िता की बहन इस आग में झुलस गए हैं। कई सवाल पुलिस प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से बेखौफ अपराधी उन्नाव में हो चुके हैं, इससे हड़कंप का माहौल है ही, इसके साथ लोग भी वहां पे डरे सहमे हैं। तो आग में झुलसने से हालत गंभीर बताई जा रही है 4 महीने के मासूम की और पीड़िता की बहन की। बता दें कि पूरा मामला उन्नाव का है, जहां पे एक 4 महीने के मासूम की जो है वो झुलस गई है इस आग में। निखिलेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। निखिलेश, क्या है पूरा ये मामला, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया अपराधियों के द्वारा? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उन्नाव में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और ये क्रम पिछले कई महीनों से लगातार बदस्तूर जारी है। आपको बता दें, पूरी घटना उन्नाव के थाना मौरावा क्षेत्र के लादखेड़ा की है, जहां पर एक नाबालिग गैंग रेप पीड़िता के घर पर जाकर दबंगों का कहर टूट पड़ा। उन्होंने उसकी मां, उसके बच्चे को और उसके मारा पीटा, पिता को भी मारा पीटा और घर में आग लगा दी। घर में आग लगाने के कारण नाबालिग गैंग रेप पीड़िता का नवजात शिशु उस आग की चपेट में आ गया और झुलस गया। सूचना पर फौरन पुलिस पहुंची और नवजात शिशु को व उनके परिजनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने नवजात शिशु का इलाज करना शुरू किया, लेकिन हालत उसकी इतनी गंभीर हो चुकी थी कि आज डॉक्टरों ने उन्नाव से उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया है। जी, बात की जाए तो आखिर अपराधी गए क्यों थे उस पीड़िता के घर? जी देखिए, पूरी घटना एक पुरानी है, जिसमें थाना मौरावा क्षेत्र के लादखेड़ा में एक नाबालिग लड़की के साथ वहीं गांव के ही कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग, जिसमें 3 युवक मिलकर नाबालिग लड़की के साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद हालांकि मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। वहीं नाबालिग लड़की जो कि जिसके साथ गैंगरेप हुआ था, वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो जो कि खुद एक बच्ची है, नाबालिग है, जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष लगभग है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और वहीं उसके कंधों पर उसके बचपने पर ही एक भार पड़ जाता है अपने बच्चे के लालन पोषण करने का। वहीं 2 आरोपी, जिसमें 3 युवक जेल में थे, जिसमें से 2 आरोपी जमानत पर रिहा होते हैं और रिहा होने के बाद सीधे पीड़िता के घर पहुंचते हैं उससे कहते हैं कि मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो पूरे जान से पूरे परिवार को मार देंगे। उसी मारापीटी होती है, उसमें नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के पिता को भी पीटा जाता है, उसकी मां को भी पीटते हैं और घर में आग लगा देते हैं। आग लगाने के कारण नवजात बच्चे शिशु उसकी चपेट में आ जाते हैं और बुरी तरह से झुलस जाते हैं, जिसमें करीब 50% झुलसने की उम्मीद डॉक्टरों ने जताई है और हालत बिगड़ने पर उन्हें उन्नाव से कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है और पुलिस उन 2 आरोपियों की तलाश लगातार कर रही है। ठीक है निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच बड़ी जानकारी, गृह मंत्रालय में चिंतन शिविर का आयोजन किया है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बैठक में आला अधिकारी मौजूद है। बैठक में मंत्रालय के काम की समीक्षा जारी है। विजन 2047 के कार्य योजना पर भी मंथन जारी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चिंतन शिविर का आयोजन किया है गृह मंत्रालय ने और ये आयोजन में अभी भी बैठक जारी है। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जब चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। बैठक में आला अधिकारी मौजूद है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त गृह मंत्री कुछ अध्यक्षता कर रहे हैं इसकी और बैठक में मंत्रालय के काम की समीक्षा की जा रही है। बता दें कि गृह मंत्रालय में चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक अभी भी जारी है। बैठक में आला अधिकारी मौजूद है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। चिंतन शिविर की ये तस्वीरें हैं जिसमें गृह मंत्री आपको नजर आ रहे हैं और बता दें बैठक में मंत्रालय के कई आला अधिकारी मौजूद है।
तो चिंतन शिविर की ये तस्वीरें हैं जो आपके साथ साझा करें। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है चिंतन शिविर में। और महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक उलटफेर की संभावनाएं नजर आने लगी है। हालांकि इस बार उद्धव गुट की शिवसेना में नहीं बल्कि एनसीपी में हलचल नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से एनसीपी और भाजपा के बीच गठबंधन होने की अटकलें लगाई जा रही थी। गठबंधन पर पत्रकारों के सवाल का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। उन्होंने बीजेपी एनसीपी के गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा, राजनीति में चर्चा होती रहती है। सुनिए। यही माफिया वाले जब आम जनमानस पर, व्यापारी पर प्रहार करते थे, मारते थे, दबाकर वसूली करते थे, तब इनमें से आप में से किसी नेता को बोलते हुए नहीं सुना, क्योंकि यही नेता इन्हीं माफिया और डॉन के घरों में जाकर चाय पीते थे। उनकी राजनीति में, उनकी सरकारों में इनको संरक्षण मिलता था। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये सब इनके लिए क्यों बोलते हैं। भ्रष्टाचार में घिरे दल एक दूसरे का सहारा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये महाठगबंधन कभी भी पहले प्रयास किया कि जनता ने कभी स्वीकारा नहीं है, ना ही आगे स्वीकारेंगे, क्योंकि जिसका आधार बगैर किसी नीति के, बगैर किसी नेता के, बगैर किसी नेतृत्व के हो, उसका आधार क्या होगा। ये तो केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, जेल ना जाने के लिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली में निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चुनाव को लेकर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने राजकीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान में बने मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओ सिटी वंदना सिंह के साथ सदर कोतवाली संजय त्यागी भी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने कप्तान साहब और मैंने रायबरेली के और आसपास के जो स्ट्रॉन्ग रूम हैं, जो काउंटिंग हॉल्स हैं, जो बूथ्स हैं, वो उनका निरीक्षण किया है। और वहाँ पर जो व्यवस्थाएं अभी हो रही हैं और आगे आने वाले समय में मतगणना तक होनी होंगी, तो उसके बारे में निर्धारण करके स्पष्ट रूप से जो अधीनस्थ अधिकारी हैं जिनको उस पर काम करना है अभी, तो वो उनको बताया गया है। और ये सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त समय से हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने संबंधित जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और आरओस और संबंधित प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उसका लगातार अनुश्रवण भी किया जा रहा है। और औरैया निकाय चुनाव को लेकर आज सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी और सीओ सिटी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सदर तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हर आने जाने व्यक्ति को चेक करके ही अंदर भेजा जा रहा है। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिले की 1 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सभासद पद के लिए 17 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग के अलावा अन्य व्यवस्थाओं को भी पूरा किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।